हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैश एवं नोडल एनालिसिस के बारे में। और इसके लिए दो नियम बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको अपन केवीएल बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जिसको अपन केसीएल बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ अपन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अपने को परिपथ के लिए अपने को कुछ चीज़ें समझनी जरूरी होती हैं। तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर पहले समझेंगे कि पहले एक परिपथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एक परिपथ बनाता हूँ, जैसे कि ये मेरा एक परिपथ है। ठीक है, ये इस तरह का मेरा कोई भी परिपथ बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक रजिस्टर ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये परिपथ बना लिया। अब यहाँ पर ये जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और यहाँ पर ये ग्राउंड है। ठीक है ना, तो और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्सेस है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये है मेरा वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का मेरा कोई परिपथ है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये एक तरह से क्या है, ये नोड है। इनको नोड बोलते हैं किसी भी परिपथ में। इनको क्या बोलते हैं, नोड। नोड कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी। इस तरह से ये नोड बन गए। ठीक है ना, अब अगली बात अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है, ब्रांच। ब्रांच की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि दो नोड के बीच में जो भी अपना परिपथ आ रहा है, जो भी सर्किट आ रहा है, वो अपनी ब्रांच कहलाती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ए और बी के बाद बी के अंदर कौन सी ब्रांच आ रही है, मान लिया कि रेजिस्टेंस है R1। तो R1 जो है वो क्या है, अपनी एक ब्रांच है जो ए और बी नोड के बीच में आ रही है। इसी तरह से बी और सी के बीच में अगर अपन R2 लगा देते हैं तो ये क्या है, अपनी ब्रांच, दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो बी और सी के अंदर जो ब्रांच आ रही है वो है R2 की ब्रांच। इसी तरह से बी और डी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये कौन सी ब्रांच है, ये ब्रांच है अपनी सी ब्रांच। बी और डी के बीच में R3 अगर नेटवर्क लगा हुआ है तो ये ब्रांच अपनी R3 वाली ब्रांच होगी। ठीक है ना, इसी तरह से जो ब्रांच हो गई, मतलब कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट होते हैं, जो भी अपना कंपोनेंट होते हैं, जो भी अपना परिपथ होता है के मध्य, इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ पर जैसे कि ब्रांच पर लिखूंगा तो ये देखिए, ब्रांच को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये है मेरी ब्रांच। ठीक है ना, तो ब्रांच क्या होता है, दो नोड, किस दो नोड के मध्य का परिपथ क्या होता है, परिपथ। और परिपथ में एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस परिपथ में केवल एक ही कंपोनेंट हो। ठीक है ना, इसी तरह से अगर अपन एक और चीज की बात करें तो वो होती है अपना, क्या होता है, मैश। अगली जो चीज अपन पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होती है मैश। और मैश के बारे में मैं बताऊं आपको तो फिर से मैं एक नेटवर्क बना लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये मेरा एक नेटवर्क बना लिया। ठीक है, इस तरह का मैंने कोई भी एक नेटवर्क बना लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये R1, R2, R1, R2 और R3 हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने कोई नेटवर्क बना लिया। ये ए, बी और यहाँ पर मान लो कि सी मान लो। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट मान लो। ठीक है ना, अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक जो मैश होती है, मैश का मतलब जो दूसरे मतलब इंडिपेंडेंट हो, दूसरे किसी भी एक बंद परिपथ होता है। ये क्या होता है, एक बंद परिपथ होता है। क्या होता है, बंद परिपथ, मतलब कि क्लोज सर्किट होता है, बंद परिपथ होता है। ठीक है ना, तो अगर ये बंद परिपथ है तो बंद परिपथ है मतलब कि ये केवल एक ही बंद परिपथ होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दूसरा बंद परिपथ इसमें नहीं आना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे मैश। ये अपना हो गया मैश। ठीक है ना, तो इसका मैश जो हो गया, मैश हो गया वो हो गया ए, बी और वापस से ए। ये एक तरह से अपना पहला मैश हो गया। दूसरा जो मैश है वो इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, दूसरा जो मैश अपन कंसिडर करेंगे तो ये है ए, बी, सी और फिर ए, बी, सी और फिर ए। ठीक है ना, इस तरह से दो मैश यहाँ पर हो गए। ठीक है ना, अब मैश के बाद में आता है एक लूप। क्या आता है, लूप। तो लूप के बारे में मैं बताता हूँ, लूप क्या होता है।
देखिए, मेश तो जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट सिंगल मेश होता है, ठीक है ना। बंद परिपथ होता है लेकिन वो सिंगल होता है, लेकिन लूप में क्या होता है, एक या एक से अधिक मेश से मिलकर जो परिपथ बनता है उसको क्या बोलते हैं, लूप। क्या बोलेंगे, एक या, एक सेकेंड, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, एक या एक से अधिक मैश मिलाकर क्या बनाते हैं, मैश से मिलकर लूप बनता है, ठीक है, मिलकर एक लूप बनता है, लूप बनता है, ठीक है ना। और उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया, जिसके मैश अलग अलग है, लेकिन जो लूप होता है उसमें एक से अधिक मैश हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये लूप हो गया। एक चीज होती है ट्री। मैं एक और चीज बताता हूँ, वो होती है ट्री। ट्री क्या होता है अब, तो ट्री में क्या है कि कोई भी बंद नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कि क्लोज्ड सर्किट नहीं होता है। और एक नोड से अगर जुड़े हुए जो भी ब्रांचेस हैं, मतलब कि एक नोड से कनेक्टेड जो भी ब्रांचेस हैं, और जो मतलब खुला परिपथ, मतलब कि ओपन सर्किट बनाती हैं, लेकिन जो भी क्लोज सर्किट नहीं बनाती है, वो सब ट्री कहलाती है। ट्री कैसे भी हो सकता है, जैसे मान ली मैंने ये ए नोड है, इससे निकलने वाली एक ब्रांच है, इससे निकलने वाली एक ब्रांच है, इससे निकलने वाली एक ब्रांच है, इस तरह से पेड़ पेड़ के आकार की, ठीक है ना, मतलब कि ब्रांचें निकल रही हैं, लेकिन ये क्लोज सर्टिफिकेट नहीं है, क्लोज सर्किट नहीं है यहाँ पर। जैसे कि R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, इस तरह से। और ये ए मेरी नोड हो गई, ठीक है ना, ये ए मेरी नोड हो गई। तो एक नोड से जो जो ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन अगर वो ओपन सर्किट बनाए लेकिन क्लोज सर्किट नहीं बनाए, तो वो सब क्या होती हैं, उस नोड के लिए वो ब्रांचेस हो जाती हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नोड केवीएल, जो अपना यहाँ का मुख्य टॉपिक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अपने ने ब्रांचेस के बारे में, लूप के बारे में, ठीक है, नोड के बारे में और ट्री के बारे में, ये चीज अपने समझ ली है। अब उसी के आधार पर एक नियम बना है किरचॉफ का नियम है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नियम के अनुसार क्या है, अगर कोई भी क्लोज सर्किट है तो उन सभी ब्रांचों के वोल्टेज का योग जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना। उस चीज को यहाँ पर बताया गणितीय रूप में बताया कि समेशन समेशन सभी वोल्टेज का जो योग होता है वो होता है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे बता रखा है कि ये एक अपने ने सर्किट ले लिया, क्लोज पाथ ले लिया, इसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा लिया, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, और इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कौन कौन सा वोल्टेज है, वो वोल्टेज है V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी होगी कि V1 V2 वोल्टेज है तो सही, लेकिन इनकी जो अपने को डायरेक्शन कंसिडर करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को प्लस से माइनस अगर अपने को यहाँ पे डायरेक्शन करने कंसिडर की है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने को पूरा का पूरा सर्किट जज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से यहाँ पर प्लस से माइनस इसकी V1, प्लस से माइनस V2, प्लस से माइनस V3, प्लस से माइनस V4, मतलब अगर अपने सर्किट अगर यूं जा रहे हैं अपन, तो इस तरह से ये प्लस टू माइनस ही गए, ठीक है ना। और ये है प्लस प्लस से माइनस V5। अगर अपन सर्किट जा रहे हैं और अगर अपन ने जो कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी जो इस वोल्टेज का जो सिग्नल आ रहा है, मतलब प्लस टू माइनस ही आ रहा है, तो वहाँ का जो वोल्टेज होगा वो अपनों को, अगर जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पर वो नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। और अगर उसके ऑपोजिट आ जाए, मान लीजिए कि अगर ये V4 है, V4 में यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आता और यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस आता, तो क्या होता, यहाँ पर जो V4 लिया इसको अपन यहाँ पर, जहाँ पर ये जो सर्किट कनेक्ट किया, जहाँ पर ये सर्किट लिया है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपने को डायरेक्शन का बहुत ध्यान में रखना है, इसमें यही चीज़ है, डायरेक्शन का अपने को बहुत ध्यान में रखना है। और अपने को जिस पाथ में अपन कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वोल्टेज अगर आ रहा है तो वहाँ का जो वोल्टेज है वो अपने को नेगेटिव लेना है। और नेगेटिव कहाँ से शुरू करना है, यहाँ VG से, जो अपना ओरिजिनल वोल्टेज है, ओरिजिनल वोल्टेज सोर्स है, वहीं से अपने को शुरू करना है। तो VG से अगर अपन आगे अपन लूप बनाते हुए चलेंगे तो क्या है, VG से पहले V1 आया, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव से
नेगेटिव आउट ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, अपन कंसिडर नेगेटिव आउट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और ये बीजी जैसे बीजी तो क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है तो ऊपर अगर अपन इस तरह से लूप जा रहे हैं, इस तरह से लूप जा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर तो पॉजिटिव है, इसीलिए अपन बीजी को तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन आगे जो अपने को नेगेटिव आउट ले रहे हैं सब में अपने को नेगेटिव आउट ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सबको नेगेटिव लिखा है, और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, यही अपने को बताया। और जब इसको वापस से सॉल्व करके लिखेंगे अपन, तो Vg बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, यहाँ पर अगर किसी एक का भी मान लीजिए V2 है, मान लीजिए ये V2 है, और V2 का ही अगर यहाँ मान लीजिए इस तरह का सिग्नल आता अपना वोल्टेज इनका जो है इस तरह से आता, तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज होता है V2 का, इसकी जगह यहाँ पर नेगेटिव V2 आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आउट जो अपना कंसिडर किया है नेगेटिव आउट लिखा है, नेगेटिव आउट हुआ तो क्या हुआ, इस लूप से अगर नेगेटिव आउट हुआ तो अपन उसको पॉजिटिव कंसिडर उसको अपन नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव आउट हो गया, पॉजिटिव आउट हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अपनों को यहाँ पे साइन का ध्यान में रखना है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत सिंपल सा है कि एक लूप में, एक क्लोज लूप में जो सभी ब्रांचों का जो वोल्टेज होता है उनका योग होता है वो 0 होता है, लेकिन अपनों को यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है, और डायरेक्शन का ही बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं किरचॉफ करंट लॉ। एक नियम जो होता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि किरचॉफ किसी भी नोड पर, ये एक नोड पर काम करती है, किस पे काम करती है, एक नोड पर काम करती है, ठीक है ना, किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। यहाँ पर एक नोड बता रखी है, यहाँ पर I1 और I2 तो आने वाली करंट है इस नोड के अंदर, लेकिन जो I3 है, I4 और I5 है ये जाने वाली करंट है। तो किरचॉफ करंट नियम के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, इस तरह से ये नियम आता है, ठीक है ना, कि जो आने वाली करंट है उनका योग जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। ये तो सिंपल सा नियम है। इसके बाद अपन एक चीज, परिपथ को सोल्व करने के लिए कुछ समीकरण आ जाती है, तो उन समीकरण को सोल्व करने के लिए अपने क्रेमर नियम अपनाते हैं। इस क्रेमर नियम को अपन किस तरह से सोल्व करते हैं, किसी भी रेखीय समीकरण को सोल्व करने के लिए जिसमें अज्ञात जो एलिमेंट होते हैं उनको मान ज्ञात करने के लिए अपन क्रेमर नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है और उसको किस तरह से सोल्व करते हैं इसको मैं अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, इसको अपनों ने किसके अकॉर्डिंग, अपनों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक जो है वो ए और बी को यहाँ पर लिख दिया, सी और डी को यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह से एक्स वाई को अपने ये कौन से हैं, ये सब वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को अपनों ने कहाँ लिख दिया, एक्स और वाई की जगह जो उसके वेरिएबल फॉर्म है, और यहाँ पर ये जो है ये आउटपुट इसका। अब इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले अगर x का मान ज्ञात करना है तो x के मान ज्ञात करने के लिए एक वहाँ पर अपन सूत्र लगाएंगे a1 अपन डेल, और डेल क्या होता है, डेल जो ये जो समीकरण है, ये जो मैट्रिक्स है अपना, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सा आया है, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी का जो मैट्रिक्स है उसको अपन जो सोल्व करके यहाँ पर जो उसका हल आता है, और इसको मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करते हैं अपन, ए और डी से मल्टीप्लाई करना है और सी और बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ए डी माइनस बी सी, पहले ए डी लेना है फिर बी सी लेना है, इस तरह से ही अपने को मैट्रिक्स सोल्व करते हैं, ठीक है ना। A1 क्या होगा, जो ई और एफ जो आउटपुट है यहाँ पर उसको अपनों ने यहाँ पर किसकी जगह एक्स जहाँ जहाँ आता है उसकी जगह उन कोफिशिएंट के आगे अपनों को रख देना है, ठीक है ना। तो ई और एफ को अपनों ने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया ए और सी से, और उसके बाद में अपन जो सोल्व करते हैं वो चीज़ आती है। फिर जो अपना सूत्र है वो तो पता ही है, एक्स बराबर A1 अपन डेल, तो ये दोनों मान है वो अपन इस फॉर्म में यहाँ पर रख देते हैं। ये अपनी वैल्यू आ गई किसकी, एक्स की वैल्यू आ गई जो कि अननोन वेरिएबल था, ठीक है ना। इसी तरह से वाई जो अननोन वेरिएबल है इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही प्रोसेस इसमें क्या करते हैं अपन, A2 अपन डेल, और डेल तो अपने पहले यहाँ पे निकाल रखा है। A2 निकालने के लिए जो y है, y जहाँ पर आता है, y किसके साथ आता है, b और d के साथ आता है, तो उन कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं किससे, अपने ये जो आउटपुट आता है उससे, ठीक है ना। तो
ए और सी और यहाँ पर बी और डी को रिप्लेस कर दिया ई और एफ से। अब अपन इस मैट्रिक्स को सोल्व कर लेते हैं। ये एक तरह से सारणिक बन जाती है, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ए एफ माइनस सी, जो डायरेक्शन का क्रम होता है वो यही होता है, ए एफ माइनस सी ई, ठीक है ना, इस तरह से ये क्रम होता है। और जो इस तरह से अपन बाय निकाल लेते हैं जो होता है ए टू अपन डेल, ठीक है ना। तो ये अपन अननोन अपन जो समीकरण में अननोन वेरिएबल्स आते हैं उनको निकालने के लिए अपन इस क्रेमर नियम का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी का मल्टीप्लिकेशन और गुणांक कुछ इतने कठिन आ जाते हैं, उनको सोल्व करने के लिए अपन क्रेमर नियम लगाएंगे तो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी के साथ अपनों ने आज जो पढ़ा, करंट वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम और किरचॉफ करंट नियम और अपनों ने क्रेमर नियम, इसके अनुसार अपन ने परिपथ के जो जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको अपन ने देखा। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।